और अब हम अपनी डिस्कशन में चलते हैं। और इफ फॉर वट एवर रीजन, अगर किसी भी वजह से आप लोग जो हैं, आई थिंक आई नीड टू टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग। ओके, who started the recording? विकास, आपने से स्टार्ट की है रिकॉर्डिंग? Sir, I BSW7054 has started the recording. Okay, someone, किसी ने किया है। ओके, आपने से जिसने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो मेक श्योर करें आप व्हेन यू लीव, व्हेन दिस सेशन एंड, तो आप जो ओनरशिप है वो मुझे ट्रांसफर कर दें, सो दैट आई कैन डाउनलोड द वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर टुडेज लेक्चर, और फिर हम लोग गूगल क्लासरूम पे उसे अपलोड कर सकें। Vikas, please make sure के next time onward maybe you should start the recording so that के इन्हीं हमें बार-बार students को request नहीं करनी पड़े। Okay. चलिए सही है, next time मैं start करूँगा। Okay. So let's go back to our technical discussion. Still not fully recovered, लेकिन I hope के we can continue with the lecture. ओके, पिछले लेक्चर में जब हम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ या सिस्टम्स की क्लासिफिकेशंस के डिफरेंट वेज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने दोनों तरह की चीज़ करने की कोशिश की थी। आई ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। यानी मैं चाह रहा था कि हर जो भी प्रॉपर्टी है सिस्टम से रिलेटेड, तो हम उसको उसकी जो प्रैक्टिकल implications हैं उसको भी समझें, और फिर ये कि if we want to do some simple analysis with pen and paper, तो वो भी हमें करना आ जाए कि हम देख सकें कि कोई भी एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, अगर हमने उसको यूज़ करके हमने पता चलाना है कि जो फ्ला सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं, वो कॉजल है या नहीं, लीनियर है या नहीं, टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, तो हम पता चला सकें। तो डीएसपी के कोर्स में आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आप अपनी जो आप कह लें कि जो एक्सपर्टाइज है, तो वो टू फोल्ड एक्सपर्टाइज आप डेवलप करें। यू गाइस शुड बी गुड एट डूइंग द एनालिसिस, जो बेसिक एनालिसिस हम इस कोर्स में कर रहे हैं। And then at the same time, you guys should also have the practical insights कि जो mathematical concepts आप लोग learn कर रहे हैं इस course में, तो how to link those concepts to the practical problems. Okay. Throughout the lecture, अगर किसी वक्त most of you students, आप में से ज़्यादातर लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आए तो do let me know so that we can take some preventive measures. Okay, coming back to the stability property, ठीक है? तो stability property जो है, let's talk about it. Okay. Stability. बहुत अच्छा नहीं लिखा गया, लेकिन anyway, stability में once again you have a system that is under consideration. Input is x of n, output is y of n, and then there is some transformation which you apply inside this black box. In इस black box में कोई मैजिक होता है जिसकी वजह से x जो है it becomes y, ठीक है? तो हमने अभी जो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको आपने t से रिप्रेजेंट किया है, तो हमने ये देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है तो हाउ मच स्टेबल इट इज। अब स्टेबिलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी। तो जो कंट्रोल्स के लोग हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम्स या प्लांट्स, बॉयलर्स या ग्रिड स्टेशंस वगैरह, हम ऐसा इक्विपमेंट नहीं बनाना चाह रहे जो अनस्टेबल हो, दैट मीन्स कि जो ब्लो अप हो सकता हो। तो हमें सेफ ऑपरेशन चाहिए और स्टेबल ऑपरेशन चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम कौन सी डेफिनेशन हम एम्प्लॉय कर रहे हैं? वी आर एम्प्लॉइंग द बाइबोस्टेबिलिटी डेफिनेशन, विच मीन्स के अगर आप अपने सिस्टम को बाउंडेड इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आपको बाउंडेड आउटपुट मिलती है। तो ये तो अब कहने की हद तक है कि बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। तो लेट्स सी के
व्हाट डज इट मीन मैथमेटिकली? दैट मीन्स के पहले आप एक इफ कंडीशन लिखेंगे. व्हाट इज द इफ कंडीशन? आप कहेंगे कि मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो मेरी इनपुट है अब मैं उसका मॉडुलस ले रहा हूँ. दैट मीन्स के उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्चुएशंस दोनों, ठीक है. तो वो जो फ्लक्चुएशंस हैं दे आर लेस देन इक्वल टू सम नंबर bx. b इज जस्ट अ नंबर और x हम ऐसे लिख रहे हैं कि थोड़ी देर में हम जो आउटपुट है उसकी फ्लक्चुएशंस को भी हम बाउंड करना चाहेंगे, तो फिर हम वहाँ पे by लिखना चाहेंगे. तो x इज जस्ट अ सबस्क्रिप्ट फॉर नोटेशन. तो b इज अ नंबर. अब यहाँ पे जो हमारे पास जो चीज़ हमने लिख दी है, और ऑफ कोर्स हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होके और bx के दरमियान. अब आप कह रहे हैं कि आप ओके, तो लेट मी रीइटरेट. बीबो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग टू द सिस्टम डिज़ाइनर, और मैं सिस्टम डिज़ाइनर को कह रहा हूँ कि देखें मैं आपको बाउंडेड इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो मेरी इनपुट है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्चुएशंस जो हैं दे विल नॉट एक्सीड अ नंबर जो कि b है ओवर ऑल टाइम. यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल n. सही है, किसी भी टाइम पे मेरी जो इनपुट की फ्लक्चुएशन है वो bx से नहीं बढ़ेगी. तो डिज़ाइन अ स्टेबल सिस्टम फॉर मी for which the output also remains bounded. अब आउटपुट के बाउंडेड होने का क्या मतलब है? उसके लिए भी आप इसी तरह की मैथमेटिकल कंडीशन लिखोगे कि y जो है एट एनी टाइम, ठीक है, उसका मॉडुलस यानी कि उसका पीक टू पीक एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो दैट शुड आल्सो स्टे लेस देन सम बाउंड और सम नंबर. तो वो नंबर जरूरी नहीं कि वो bx ही हो, इट कुड बी डिफरेंट, तो जिसकी वजह से हम by लिख रहे हैं कि एक डिफरेंट नंबर हो सकता है. तो ये चीज़ है कि पहली चीज़ हम कह रहे हैं सिस्टम डिज़ाइनर को कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गारंटी टू यू. हम आपको बता रहे हैं कि हमारी इनपुट हमेशा बाउंडेड होगी, तो आपने एक ऐसा सिस्टम हमारे लिए बनाना है, स्टेबल सिस्टम, कि जिसमें जो आउटपुट है वो ये कंडीशन मीट करे. तो पहली जो कंडीशन है दैट इज़ गिवन, और दूसरी जो कंडीशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड. अगर सिस्टम स्टेबल हो तो उस पर ये रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट जस्ट अ डिज़ायर और अ विश. तो ये चीज़ लाजमी चाहिए. तो अगर कोई सिस्टम इस आउटपुट कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल. ठीक है, तो अब यहाँ पे वंस अगेन जैसे ही हमने इसको इनके डिफाइन किया तो उसके फौरन बाद इट्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल. तो एग्जांपल अब हम लोग करने लगे हैं, और एग्जांपल में लेट मी सी. ओके, सो द एक्यूमुलेटर सिस्टम. अब एक्यूमुलेटर सिस्टम में क्या मामला है कि आपके पास एट एनी टाइम इंस्टेंट n जो आउटपुट है वो कैसे आती है आपके पास? यू हैव टू ऐड द इनपुट्स फॉर ऑल प्रीवियस टाइम इंस्टेंट्स. ठीक है, यानी कि जो इन्फिनिट हिस्ट्री है, इन्फिनिट मींस के नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके मौजूदा टाइम तक सारे इनपुट सैंपल्स आप ऐड करते हैं, फिर आपको आउटपुट मिलती है. तो एक्यूमुलेटर इज वन सच सिस्टम. अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है तो दैट इज बेसिकली एन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. तो ये जेनेरिक रिलेशनशिप है, मींस के कोई भी इनपुट x होगी तो उसके लिए आपने आउटपुट कैसे कंप्यूट करनी है. आप इनपुट के जो सारे सैंपल्स हैं, जितने भी आपने इनके क्यूमुलेटिव हिस्ट्री आपने देखनी है, वो सारे सैंपल्स ऐड करके आपने आउटपुट बनानी है. अब जो है इस सिस्टम के बारे में हमारा जो गैस है वो ये है कि दिस सिस्टम मे टर्न आउट टू बी अनस्टेबल. तो दैट मीन्स के हम आप कह लें कि हम एक प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिसप्रूव करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. तो दैट मीन्स के हम इसको स्पेशल केस के साथ लेके चल सकते हैं. रिकॉल आवर स्ट्रैटेजी. जब भी आपने सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज वगैरह एनालाइज करनी है तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, जो हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी एम्फसाइज किया था, वो ये है कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो देन यू हैव टू प्रूव इट इन द जेनेरिक वे. फिर आप कभी भी नहीं कह सकते कि फलां स्पेशल इनपुट के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है. व्हेन अ प्रॉपर्टी होल्ड्स, it should hold regardless of the nature of the input and regardless of any assumption on the system. ठीक है, और जब कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो तब आप कहेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो यू विल से कि द प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट. तो जब आपको शक हो कि कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो देन यू कैन कंस्ट्रक्ट
एग्जाम्पल्स, ठीक है, फिर आप छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो देन यू शुड कंटिन्यू डूइंग द एनालिसिस। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड, तो आई विल टेक एन एग्जाम्पल। आई विल से के लेट मी कंसीडर अ स्पेशल इनपुट x of n which is basically just a unit step signal, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए मैं अपनी आउटपुट दिखना चाह रहा हूँ। तो वैसे तो एज अ साइड थिंग, अगर आप एक सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट दें और जो आउटपुट आएगी तो यू कैन कॉल इट स्टेप रिस्पॉन्स, जैसे आप लोग मेरे ख्याल में कंट्रोल्स के कोर्स में कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी सिस्टम की इनपुट पे जब हम इम्पल्स अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलती है तो हम उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जस्ट अ साइड थिंग, ओके। तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए जब आप आउटपुट लिखना चाहेंगे तो you have not much to change at least in your notation। तो जो आपका पुराना फार्मूला है वही रहेगा, x के बजाय आप I ended up writing x, let me cross it। तो x के बजाय आप u लिखेंगे और u of k। तो अब ये जो फार्मूला है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो ये कि यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरह का होता है कि नेगेटिव टाइम इंस्टेंट्स के लिए देयर आर नो सैम्पल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो आउटपुट है दैट विल बी 0 फॉर n लेस देन 0, और जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, n के जो 0 और पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं उसके लिए आपके पास क्या होगा, जब n 0 हो जाएगा तो यूनिट स्टेप का पहला सैंपल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू 1 होगी। जब आपके पास n2 होगा, n 0 पे आपके पास आउटपुट 1 है, जब n जो है 1 होता है तो आपके पास आउटपुट 2 है, जब n 2 होता है तो आउटपुट 3 है। तो इन जनरल आपके पास जो आउटपुट है दैट इज n+1। यू कैन वेरीफाई इट, या इसको हम यहीं पे क्विकली स्केच कर लेते हैं। तो यूनिट स्टेप एक तो यह है कि स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, उससे पहले कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 0 पे पहला सैंपल है, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हर सैंपल की वैल्यू 1 है। तो जब आपके पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, यानी मैं इस इक्वेशन को मैं फिर दोबारा से सर्कल कर देता हूँ ताकि वजाहत हो जाए कि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है तो इसमें जब आपके पास n की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप चूज करेंगे तो इस समेशन में कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो आउटपुट विल रिमेन 0। जब n स्मॉल n की हम बात करें, जब स्मॉल n 0 होगा तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी समेशन में ये पहले वाला सैंपल होगा जिसकी वजह से आउटपुट 1 है। फिर जब n जो है वो स्मॉल n 2 हो जाएगा तो फिर आपकी जो विंडो होगी या जो आपकी समेशन में जो टर्म्स होंगी वो पहली 2 टर्म्स होंगी जो ये मैं इस टाइम बॉक्स कर रहा हूँ। और फिर जब n2 होगा तो आपकी समेशन में 3 टर्म्स आ चुकी होंगी जो मैं इस वक्त यहाँ पे फिर दोबारा से बॉक्स कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो जो स्मॉल n का इंडेक्स है तो आपके पास उससे एक ज्यादा टर्म मौजूद है, तो जिसकी वजह से जो आपके पास जो जेनेरिक जो फार्मूला बन रहा है तो दैट इज n+1, कि आपके पास आउटपुट जो है रिमेन्स n+1 फॉर पॉजिटिव इंडिसेस ऑफ n। एनीवे, तो अभी तक हमने और कुछ भी नहीं किया। हमने स्टेप इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो कंप्यूट किया है और उसका फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने लिख दिया हुआ है। तो अब हम इस पे अपनी बात करते हैं जो स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जो हमारी डिस्कशन है। तो लेट मी राइट डाउन द समरी हियर। हमने क्या पता चला है कि जो आउटपुट है दैट इज 0 और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, एंड द आउटपुट इज n+1 फॉर 0 and positive indices of n। तो अब ये जो आउटपुट है इसके बारे में अब हमें जो शक पड़ रहा है वो ये कि ये जो आउटपुट है तो दैट इज अनबाउंडेड। अब वो अनबाउंडेड कैसे है, एक तो ये कि आप प्लॉट करके देख लें, n इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 2 है, फिर वैल्यू 3 है, और फिर 4 है, फिर वैल्यू 5 है, और फिर 6 है, 7 है, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है ये तो बढ़ती जा रही है। तो अब आप कोई भी एक नंबर चूज करेंगे इनके by, ठीक है। तो एक टाइम इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब आपकी जो आउटपुट है वो उस बाउंड से ऊपर निकल जाएगी। जैसे फर्ज किया कि आपने जो by है वो चूज किया था 5, आप कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी जो आउटपुट है वो उसका एम्पलीट्यूड 5 से नहीं बढ़ेगा। तो 5 से बढ़ा या नहीं बढ़ गया, आई थिंक इट हैज एक्सीडेड 1 2 3 4 5।
तो आपने जो अपनी लिमिट लगाई हुई थी वो ये थी, जो बाउंड थी आपकी, ठीक है, बी वाई, और अब आपकी जो आउटपुट है वो टाइम इंस्टेंट 5 पे ही उस बाउंड को क्रॉस करके चली गई है। इस तरह आप कहें कि नहीं, लेट मी बिकम मोर एग्रेसिव, और मैं कह रहा हूँ कि जो बी वाई है, जो मेरी बाउंड है, तो दैट इज 1000। तो वो कौन से टाइम इंस्टेंट पे होगी, यानी कि जिससे आउटपुट एक्सीड हो जाएगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम इंस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 999 एंड सो ऑन। तो आप जितना भी बड़ा नंबर चूज करेंगे तो आउटपुट जो है वो मुसलसल ग्रो हो रही है, ठीक है, और तो जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रही है। अब फर्ज किया वही चीज के अगर आपके पास कोई बॉयलर है और ये जो आउटपुट है दैट इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉयलर, और अगर उस बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी लिमिट, तो एक टाइम डेफिनेटली आएगा कि इट विल ब्लो अप, ठीक है, तो दैट विल कॉज फाइनेंशियल एंड द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो मकसद ये है कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और यानी अभी हमने जो चीज़ देखी है वो ये कि अगर हम इसको लफ्जों में गए तो देर इज नो बी वाई जिसके लिए आपकी जो आउटपुट है वो बाउंडेड हो, गिवन दैट के देर वॉज अ बी एक्स जिसके जरिए आपने इनपुट को बाउंड किया था। तो बी एक्स क्या था जिसके लिए आपने इनपुट को बाउंड किया था? अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट करूं तो इस तरह के मेरे पास सैंपल्स हैं, हर सैंपल की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे बी एक्स क्या बनता है, आप बी एक्स को सिंपली 1 ले सकते हैं, ठीक है, या 2 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यू नो कि आपकी जो इनपुट है, इनपुट हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन था, इट वाज लाइक दिस के इनपुट वाज स्टेडी एंड कांस्टेंट, इट वाज नॉट ग्रोइंग। तो हमने एक बड़ी स्टेबल किस्म की जो है वो इनपुट अपने सिस्टम को अप्लाई की, एक्यूमुलेटर सिस्टम को, और एक्यूमुलेटर सिस्टम ने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है बाउंडेड इनपुट के जवाब में, तो दैट वाज अनबाउंडेड आउटपुट, तो which is definitely undesirable, तो system is not stable। तो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी जो है इट इज ऑल्सो relatively easier to check, assuming that के you guys have grasped the definition। जो definition हमने यहाँ पे लिखी है तो आपने उसको सही से अंडरस्टैंड किया, तो फिर स्टेबिलिटी जो है उसको समझना इनके होपफुली मुश्किल नहीं है। तो अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहूँ जस्ट टू काइंड ऑफ रैप अप दिस डिस्कशन, तो मैं फिर दोबारा से एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में यहाँ पे लिखता हूँ, मे बी 1/5 और फिर x ऑफ n माइनस k, और जो k है इट गोज फ्रॉम -2 to +2। तो नाउ यू गाइस नो कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इट इज। हम इसको ऑलरेडी 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो दिस सिस्टम इज एक्चुअली द मूविंग एवरेज सिस्टम, और इसमें हमने जो विंडो साइज है वो कितना रखा हुआ है, यानी कि व्हाट इज कैपिटल M हियर, कि हम कितने इनपुट के सैंपल्स कंसिडर कर रहे हैं, तो वो 5 सैंपल्स हैं। हर आउटपुट सैंपल कंप्यूट करने के लिए हम इनपुट के 5 सैंपल्स कंसिडर कर रहे हैं। 2 सैंपल्स हम पास से उठाते हैं, 2 सैंपल्स हम फ्यूचर से उठाते हैं, और एक करंट सैंपल होता है, और इस तरह से हम 5 इनपुट सैंपल्स का एवरेज लेके आउटपुट कंप्यूट करते हैं। तो इस सिस्टम को अगर आप देखें, तो अगर आपने स्टेबिलिटी की टर्म्स में देखना है तो दैट मीन्स के आपको एक तो ये कि bx जो है उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा, और दूसरा एक कि फिर आपको by के बारे में थोड़ा सोचना होगा टू टेल अस कि ये सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो आपकी और मेरी जो इंट्यूशन है वो हमें क्या बता रही है कि हर जो आउटपुट सैंपल है तो वो इनपुट के 5 सैंपल्स की एवरेज है। तो एवरेज में हमें क्या पता चलता है, अगर मैंने कोई से भी 5 नंबर की एवरेज लेनी है तो एवरेज के बारे में एक रूल मेरे ख्याल में हम सब लोग मैथ में जो हमारा बैकग्राउंड है वहां से हम जानते हैं कि एवरेज विल बी अ नंबर विच विल लाई इन द मिडल। यानी कि अगर मेरे पास कोई से भी 5 नंबर हैं, मेरे पास 5 नंबर हैं x1 से लेके x5 तक, ठीक है, और मैंने इनको सॉर्ट कर लिया हुआ है, इनके x1 जो है दैट इज माय स्मॉलेस्ट नंबर, और x5 जो है दैट इज माय मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई से भी 5 नंबर है, मैंने उनकी एवरेज लेनी है, मैं उन 5 नंबर्स को सॉर्ट कर लेता हूँ। एक नंबर डेफिनेटली उनमें से मिनिमम होगा, एक नंबर उनमें से मैक्सिमम होगा। तो जो मेरी एवरेज है तो वो कहाँ पे लाई करेगी, द एवरेज विल बी
समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो जो एवरेज है वो मिनिमम और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो, मिनिमम से कम नहीं हो सकता है और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो एवरेज विल रिमेन इन द मिडल। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें आप लोग जो है सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स के सिस्टम। इसके बारे में जो जो मेरा गेस है और आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, यही है कि सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि आप एवरेज लेते हैं और जब भी आप 5, 10, 15 नंबर्स की एवरेज लेंगे तो एवरेज विल ऑलवेज बी अ नंबर जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान होगा। तो दैट मीन्स के जो बी वाई है, यानी कि आप हमेशा एक बी वाई फाइंड कर सकते हैं, यानी आउटपुट जो है वो अनबाउंडेड नहीं होगी, आउटपुट जो है वो इट विल स्टे विद इन लिमिट्स, ठीक है। तो आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू डू प्रॉपर प्रूफ फॉर दिस, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने आपसे पहली असाइनमेंट में हम लोगों ने पूछने हैं, और मे बी अगर लेक्चर के एंड तक अगर हमारे पास टाइम बनता है तो मे बी आई विल ट्राई टू कम बैक टू इट टू कंप्लीट दिस एग्जांपल बाय माई सेल्फ, ठीक है। अदरवाइज आई वांट टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज हमारे पास जो भी कोर्स आउटलाइन में जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है, तो समहाउ वी नीड टू match our pace to that promise. ओके, तो हम अगली चीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ मार्क्स द एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमारी बातचीत यहाँ पे खत्म होती है, तो हम अगली चीज पे आ रहे हैं, और अगली चीज जो हमारे पास एजेंडा पे है तो दैट इज अ स्पेशल क्लास ऑफ सिस्टम्स, जिनको हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स कहते हैं। तो जहाँ तक यानी जैसे इसको लिखा हुआ है तो बात तकरीबन वैसे ही है, यानी कि दीज आर दो सिस्टम्स जो कि जिनमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है और टाइम इनवेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है दैट आल्सो होल्ड्स। तो इस तरह के सिस्टम्स में हमें क्यों इंटरेस्ट है एलटीआई सिस्टम्स में? बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। अब वो रीजंस क्या हैं? वही है कि एलटीआई सिस्टम्स जो हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को हम एब्रीविएट करके शॉर्ट करके हम एलटीआई सिस्टम्स लिखते हैं। तो एलटीआई सिस्टम्स क्यों अट्रैक्टिव है? क्यों? क्योंकि एलटीआई सिस्टम्स के लिए हमारे पास देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू एनालाइज। कौन से डिफरेंट वेज हैं? यानी कितनी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, यानी कि एलटीआई सिस्टम्स के लिए आप आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन सम या कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल अगर कंटिन्यूस टाइम में हो। तो जो कॉन्वोल्यूशन है, इवन दो कि इट लुक्स डिफिकल्ट टू अस, बट इट्स स्टिल अ ब्लेसिंग। यानी कि एक दफ़ा अगर आप इसका कोड लिख लें, या नाउ डेज यू डोंट इवन हैव टू राइट द कोड, क्योंकि आपके पास बिल्ट इन कमांड्स मौजूद हैं मैटलैब में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इनपुट द टू सीक्वेंसेस और आपके पास जो है वो कॉन्वोल्यूशन सम जो है वो कंप्यूट हो जाता है। तो मीन्स टू से कि चाहे हमें पेन एंड पेपर से कन्वोल्यूशन करना मुश्किल लगता है, लेकिन स्टिल कन्वोल्यूशन इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इट सिस्टमैटिकली टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। यानी अगर आपके पास इनपुट आपको पता है, और जो दूसरी चीज़ है उसको अब हम यानी कि सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो दूसरी चीज़ है वी कॉल इट इम्पल्स रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कि कोई भी सिस्टम आपके पास है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, तो अगर आप उसकी इनपुट पे इम्पल्स अप्लाई करें और फिर आउटपुट देखें, तो वट एवर दैट आउटपुट इज, ठीक है, जब इनपुट पे इम्पल्स हो तो उस पर्टिकुलर आउटपुट को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यानी आप एक इम्पल्स अप्लाई करके सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड करते हैं, और फिर आप कोई भी जेनेरिक इनपुट अप्लाई करके जो है, कोई भी आर्बिट्रेरी इनपुट अप्लाई करके आप सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो चेक करते हैं। तो सिस्टम का जो आर्बिट्रेरी इनपुट के लिए जो रिस्पॉन्स है उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो वो इनपुट चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप आउटपुट देखना चाह रहे हो, और दूसरी कौन सी चीज़ चाहिए? दूसरी चीज़ है इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है कि जब आपने इम्पल्स अप्लाई की थी अपने सिस्टम के इनपुट पे, तो व्हाट डिड यू गेट एट द आउटपुट? तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज अ स्पेशल थिंग। वो आप यूँ कह लें कि वो जो पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स है, तो उसका आप कह लें कि एक बड़ा यूनिक जो है वो आइडेंटिफायर है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग हैं तो हमारा जो नाम है या हमारे रोल नंबर्स हैं, हमारी एज है, तो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दे हेल्प अदर्स आइडेंटिफाई अस। तो इसी तरह से हर जो सिस्टम है उसके साथ एक यूनिक चीज़ एफिलिएटेड है, एंड दैट इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। यूनिक पे मैं इतना एम्फसाइज नहीं करूंगा क्योंकि डिफरेंट सिस्टम्स कुड हैव सेम इम्पल्स रिस्पॉन्स, लेकिन मामला ये है कि
इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इम्पल्स इज योर बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ब्रिक, ठीक है। तो जब आप इम्पल्स अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन इट ओपन्स द डोर फॉर यू टू डू सो मैनी यूजफुल थिंग्स, ठीक है। अब यूजफुल थिंग्स कैसे हो रही हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन मौजूद है, तो आई थिंक लेट मी स्पेंड सम टाइम ऑन इट। उसके बाद जो मैं चीज़ इंटेंड कर रहा हूँ वो ये कि मे बी आई शुड सॉल्व एन एग्जांपल फॉर कन्वोल्यूशन राइट नाउ, तो जिसके जरिए यू गाइस कैन काइंड ऑफ रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन को हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस लेक्चर में नहीं देख रहे क्योंकि इस कोर्स में नहीं देख रहे क्योंकि डीएसपी के स्कोप में आप कह लें कि कन्वोल्यूशन नहीं है, वो एज्यूम के यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट कन्वोल्यूशन। तो हम थोड़ा सा अपनी जो मेमोरीज हैं उनको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो इवेंचुअली विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, टू अदर कॉन्सेप्ट्स। यानी होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक विल बी स्टार्टिंग द जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जी ट्रांसफॉर्म हम स्टार्ट कर चुके होंगे, और जब हम जी ट्रांसफॉर्म रैप अप करेंगे तो देन विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टी रेट डीएसपी। तो अभी कॉन्वोल्यूशन की जो एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आई विल बी स्पेंडिंग फ्यू मिनट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, तो जहाँ पे हम थोड़ा सा इनके एनालिसिस या फार्मूलाज या डेफिनेशंस देख रहे होते हैं, तो दोज आर मेनली फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि अदरवाइज जो जहाँ तक एग्जाम्स का मामला है तो वहाँ पे इट्स वेरी लाइकली कि आई विल नॉट बी आस्किंग यू गाइस टू derive any particular formula for me. Formulas will be given, तो फॉर्मूलाज की डेरिवेशन नहीं होगी। जो डेरिवेशन वगैरह हम लोग आपसे मांग सकते हैं वो यही हो सकता है कि हम आपसे कहें कि यू गाइस प्रूव सम प्रॉपर्टी फॉर अस, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है, तो वहां पे थोड़ा सा एनालिसिस जो है वो आप लोगों को करना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि जो कॉन्वोल्यूशन सम है, तो लेट मी राइट डाउन इट्स फार्मूला। तो फार्मूला यानी कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी आपकी सिग्नल्स की क्लास से, लेकिन सिग्नल्स की क्लास आपने पिछले फॉल में पढ़ी है, तो देयर इज सम ब्रेक, तो जिसकी वजह से हम उसको दोबारा से रीआइट्रेट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि आपने आउटपुट को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ योर इनपुट x एंड योर इम्पल्स रिस्पॉन्स h, और आप इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन यू हैव टू ऐड देम, ठीक है, ओवर व्हाट, ओवर अ डमी इंडेक्स जो कि k है, और लिमिट्स कौन सी हैं, एब्सोल्यूट लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आपकी जो इनपुट है आप उसको भी डमी इंडेक्स यानी कि k पे ट्रांसलेट करते हैं, और जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है आप उसको भी डमी इंडेक्स k पे ट्रांसफॉर्म करते हैं और टाइम रिवर्सल अप्लाई करते हैं, और फिर आप शिफ्ट ऐड करते हैं n की। So this is how you compute your output at time instant n. ये चीज़ हो गई। और वंस अगेन जो चीज़ मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम है इनके सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर जिसकी इनपुट x है और जिसकी आउटपुट जो है वो y है, तो जब आप if x of n equals del of n, जब आपकी जो इनपुट है वो इम्पल्स होगी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपकी आउटपुट है दैट विल बी h of n। h किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, h वो स्पेशल आपके पास आउटपुट है जब आपने इनपुट पे इम्पल्स अप्लाई किया, ठीक है। तो यानी कि वंस अगेन यानी यहाँ पे जो चीज़ मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था वो ये कि एज क्या चीज़ है जिसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, इम्पल्स रेस्पॉन्स, ठीक है। तो मतलब ये कि अब कन्वोल्यूशन सम में हमारे पास तीन आप कह लें कि मेन आप फंक्शंस हैं या सिग्नल्स हैं ऑफ इंटरेस्ट टू अस। वाई जो है दैट इज द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम, एक्स इज इनपुट टू द सिस्टम, और एज क्या चीज़ है, एज को हम कहते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। और एज एक्चुअली है क्या, एज भी आउटपुट ही है सिस्टम की, लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन में जब आपने इनपुट पे इम्पल्स अप्लाई की थी। तो कन्वोल्यूशन जो है उसमें आपके पास जो तीन आपके पास मेन सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो वो कौन से हैं, y, x और h, y, x और h।
तो इन्हीं के बारे में अभी हमने थोड़ी सी मजीद डिटेल में बात करनी है। यानी पहले मैं कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आई ट्राई टू सॉल्व कन्वोल्यूशन एग्जांपल। तो मे बी आई कैन पॉज फॉर अ मिनट हियर। आप लोगों ने अभी जो सिस्टम्स की जो प्रॉपर्टीज हमने रैप अप किए हैं, तो उनसे मुतालिक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ। तो इफ़ देर इज़ नो सच क्वेश्चन तो फिर हम जो है जो अगली चीज़ है जो हमने अभी डिस्कशन स्टार्ट की है कि कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला हमने थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करनी है और फिर हम कन्वोल्यूशन की एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम उसकी तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का सिस्टम्स से रिलेटेड? Okay, I see a comment. First example of stability. So, okay. तो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा से पिछले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और ओके, तो हम पिछले लेक्चर की तरफ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हम स्टेबिलिटी को दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेबिलिटी की जो डेफिनेशन है मैं उसको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, और फिर हम उस पर बात करते हैं। इट विल बी रेपिटेशन फॉर मैनी ऑफ यू, लेकिन आई थिंक इट विल बी गुड टू डू। ओके, तो हम कह रहे हैं कि इफ जो एक्स ऑफ एन है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, मैं उसका मॉडुलस ले रहा हूँ, यानी कि उसकी पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएशंस दोनों। मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस नेगेटिव फ्लक्चुएशंस दोनों जो हैं हम बाउंड कर सकते हैं बाय अ नंबर बी, ठीक है। बी एक नंबर है, ठीक है, एक्स सब्सक्रिप्ट हमने लगाया हुआ है, तो आप एक्स क्यों लगाया हुआ है साथ में, ताकि हम बाद में बी वाई भी लिख सकें, ठीक है। तो अगर आपके पास इनपुट बाउंडेड है तो ये कौन सी चीज़ है, बाउंडेड इनपुट, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो आउटपुट है वाई ऑफ एन, ठीक है, उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो भी बाउंडेड होंगी बाय अ नंबर बी, लेकिन अभी एक डिफरेंट सिग्नल है, यानी इनपुट और आउटपुट ऑफ कोर्स डिफरेंट है। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें इनपुट आउटपुट रिमेन्स द सेम, तो ऐसा सिस्टम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी वाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट आए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी ओ बाउंडेड आउटपुट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज के जो सिस्टम है इट इज स्टेबल, के बाउंडेड इनपुट के लिए हमारे पास बाउंडेड आउटपुट आई है। तो कोई भी सिस्टम जो ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट कौन सी है, ये सेकंड वाली, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम स्टेबल कहेंगे। और फिर हमने एग्जांपल कौन सी चूज की थी, वी चोज द एग्जांपल ऑफ एन एक्यूमुलेटर सिस्टम। एक्यूमुलेटर सिस्टम में क्या मामला था कि आप अपनी इनपुट के सारे सैंपल्स ऐड कर देते हैं। अब सारे सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से लेके मौजूदा टाइम तक हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटर सिस्टम की इनपुट आउटपुट इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हमने स्टेबिलिटी के लिए चेक किया, और जो हमारा गेस था वो ये था कि दिस सिस्टम इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा गेस है, कंजेक्चर है। तो क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर हमने इसको फिर एग्जाम्पलीफाई कर लिया था। यानी कि अगर हमें लगता है कि सिस्टम स्टेबल है तो वी कुड हैव कंटिन्यूड डूइंग द एनालिसिस, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हैं और फिर इस सिस्टम की जो इंस्टेबिलिटी है वो हम शो कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा था कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो इनपुट है वो एक स्पेशल इनपुट है,
जिसको हम कह रहे हैं u ऑफ n। तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो आउटपुट, सबसे पहले तो आपको आउटपुट कंप्यूट करनी होगी, ठीक है। आप आउटपुट कंप्यूट किए बगैर तो आप नहीं पता चला सकते कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो जो भी इनपुट है उसको कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कंप्यूट करें, उसके बाद ही कोई और बात होगी। तो आपके पास इनपुट u है, अब आपके पास जो उसका इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स होगा k माइनस इन्फिनिटी से मौजूदा टाइम तक n तक, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आ गया है। फिर हमने कहा था कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि आउटपुट कैसे आ रही है, इनपुट के आप सारे पुराने सैंपल आप ऐड करते जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में फिर हमने लिखा कि आउटपुट जो है वो 0 है फॉर n फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, और आउटपुट जो है इट इज n+1 फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n। तो ये जो रिलेशनशिप है कहाँ से आया था हमारे पास, यानी कि ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो व्हाट यू गाइस कैन डू कि आप थोड़ा सा इसको स्केच करके देख लें, और जब आप स्केचिंग करते हैं तो फिर देन यू गेट टू नो कि जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है तो दैट मेक सेंस। आपके पास जो यूनिट स्टेप है वो 0 से पहले, यानी कि n 0 से पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और पॉजिटिव इंडिसेस के लिए वो एग्जिस्ट करता है। और फिर जब आप जो फॉर्मूला है जिसको अभी मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, तो जब ये फॉर्मूला आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी समेशन में कोई टर्म नहीं है फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, तो जिसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है इट रिमेन 0 और n लेस देन 0। फिर जैसे ही आपका n जो है वो पॉजिटिव होता है, तो उसमें फिर क्या है कि जब n 0 है, तो जैसे हमने पहले किया था कि पहले n 0 पे आपके पास जो समेशन है उसमें सिर्फ एक नॉन जीरो सैंपल है, और फिर जब आपके पास n 1 हो जाता है तो आपकी समेशन में 2 नॉन जीरो सैंपल्स हैं, और फिर जब आपके पास n 2 हो जाता है तो आपकी समेशन में 3 नॉन जीरो सैंपल्स हैं। तो जिस भी टाइम इंस्टेंट पे आप अपनी आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम इंस्टेंट पे क्या मामला हो रहा है कि एट टाइम इंस्टेंट n आपकी जो आउटपुट है तो इट टर्न्स आउट टू बी n+1। तो हैविंग सेड दैट, हमारे पास जो है ये आउटपुट का एक्सप्रेशन आ चुका हुआ है, और फिर हमने उस पर वो अपनी जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करनी थी स्टेबिलिटी के लिए, जो हमने की, और हमें पता चला कि सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है। तो लेट मी डू दैट अगेन इन अ मिनट, और फिर हम अपनी दूसरी डिस्कशन पे वापस जाते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने कहा कि हम इनपुट को स्केच कर लेते हैं। इनपुट क्या थी हमारे पास, दैट वाज अ यूनिट स्टेप, ठीक है, u ऑफ n, और इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और वैल्यू 1 है। तो फिर हमने कहा था कि यहाँ पे जो बाउंड है, इनपुट पे जो बाउंड है, यानी कि हमने बाउंडेड इनपुट कैसे बनाएंगे कि इनपुट की जो फ्लक्चुएशंस हैं दे शुड बी लेस देन इक्वल टू अ नंबर bx। तो यहाँ पे वो जो बाउंड है वो क्या आप चूज कर सकते हैं। अगर आप bx 1 भी चूज करें तो आपकी जो इनपुट है वो हमेशा 1 या 1 से कम रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर इनपुट है यूनिट स्टेप, उसके लिए जो बाउंड है आपके पास वो b ऑफ x वो 1 है। लेकिन जब आपने आउटपुट प्लॉट की थी तो आउटपुट किस तरह से आ रही थी, 0 पे 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4, और फिर 5, और फिर 6, और मे बी फिर 7 एंड सो ऑन। तो दैट वाज योर आउटपुट। और उसमें हमें क्या पता चल रहा था, हमें ये पता चल रहा था कि कोई ऐसी बाउंड by, कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो आप चूज करें और आपकी जो आउटपुट है वो उस बाउंड के अंदर लाई करे। तो आप कोई भी बाउंड चूज करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट है वो उससे बढ़ जाती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो कुछ देर के बाद आपकी आउटपुट जो है एक्सीड हो जाती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो दैट सिस्टम इज अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपका जो भी आपकी कंफ्यूजन है तो वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। हमने इस सारी चीज़ को रीडू किया है। तो इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मे बी यू टॉक टू मी आफ्टर द लेक्चर। अभी के लिए हम जो है कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आइटम इन द एजेंडा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर स्टेबिलिटी। तो फिर दोबारा हम वापस आते हैं
जो हमारा कन्वोल्यूशन का जो एक्सप्रेशन है, लेट मी राइट डाउन दैट एक्सप्रेशन कि y ऑफ n जो है कन्वोल्यूशन के केस में दैट इज एक्चुअली x ओवर डमी इंडेक्स k और h है ओवर डमी इंडेक्स k, लेकिन आप उसमें टाइम रिवर्सल अप्लाई करते हैं, फिर शिफ्ट अप्लाई करते हैं और एंड देन योर समेशन इज ओवर द डमी इंडेक्स k। डमी इंडेक्स का मतलब ये है कि k जो है वो इवेंचुअली खत्म हो जाता है अपना जो रोल प्ले करने के बाद, और आउटपुट जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ n, आउटपुट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ k। दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग के जो k है दैट इज अ डमी इंडेक्स। बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो आप कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स यूज करते हैं फॉर टेम्परेरी स्टोरेज फॉर योर कंप्यूटेशंस। ओके, तो ये जो फार्मूला है तो वी वांट टू काइंड ऑफ अप्रिशिएट दिस फार्मूला फॉर अ मिनट, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक बहुत ही सिंपल किस्म का इनपुट सिग्नल है x ऑफ n, ठीक है, जिसमें सिर्फ 3 नॉन जीरो सैंपल्स हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस x ऑफ n को लिख सकूँ इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो पहला सैंपल है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि इम्पल्स ही है डेल ऑफ n, जिसकी स्केलिंग हुई हुई है बाय 1, ठीक है। उसके बाद जो अगला सैंपल है वो क्या है? वो मुझे लग रहा है कि इट्स अ शिफ्टेड इम्पल्स, डेल ऑफ n माइनस 1 है और उसकी स्केलिंग हुई हुई है बाय अ फैक्टर 2। इसी तरह से जो तीसरा सैंपल है वो मुझे लग रहा है कि दैट इज आल्सो एन इम्पल्स शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 2 और उसकी जो स्केलिंग है दैट इज बाय अमाउंट 1, ठीक है। तो ये चीज़ हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, और हमें ये चीज़ समझ भी आ रही है कि ये जो पर्टिकुलर x था जिसमें 3 सैंपल्स थे, तो हमने उस x को एज द वेटेड सम ऑफ जो लिख लिया हमने इम्पल्सेस, ठीक है। तो मैं उसको दोबारा अगर ड्रॉ करूं तो एक सैंपल और फिर दूसरा सैंपल और फिर तीसरा सैंपल, तो ये वो x था जो हम कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। और फिर इस x का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था, तो अब मैं फिर दोबारा उसको अब मैं उसको जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ शिफ्टेड इम्पल्सेस हैं जो हम लिखते हैं और कुछ वेट्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। उनको वेट्स को आप एक केस कह लें, और जो समेशन है इट इज ओवर के। इस पर्टिकुलर केस में वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके 2 तक जाएगी, ठीक है। और फिर जब आप एक्सपेंड करेंगे इसको तो आपको क्या पता चलेगा? a0 डेल ऑफ n प्लस a1 डेल ऑफ n माइनस 1 और फिर प्लस a2 डेल ऑफ n माइनस 2, ठीक है। तो अब अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या पता चलेगा? a0 की वैल्यू क्या है? 1 है। a1 की वैल्यू क्या है? 2 है। और a2 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यानी इट्स प्रेटी इजी, यानी कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक अगर आपके पास कोई एक सिग्नल हो, ठीक है, उसको आप लिखें एज अ वेटेड सम ऑफ इम्पल्सेस, या टेक्निकली करेक्ट जो लफ्ज़ है वो है सैम्पल फंक्शंस, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो जनरल फॉर्म आपके पास होगी उसमें आप क्या लिखेंगे कि कोई भी जो मेरे पास x है, कोई भी मेरी इनपुट है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एज द वेटेड सम ऑफ शिफ्टेड इम्पल्सेस और शिफ्टेड यूनिट सैंपल्स, ठीक है। और तो पे अटेंशन टू दिस, यानी ये आपके पास शिफ्टेड इम्पल्सेस हैं, ये शिफ्टेड यूनिट सैंपल्स हैं, और ये आपके पास क्या है? ये वेट्स हैं। और जिसकी वजह से ये जो टोटल चीज़ है इसको हम कहते हैं वेटेड सम, या कई दफ़ा हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी कह रहे होते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है हमें क्या बता रहा है? ये सारे का सारा फार्मूला हमें क्या बता रहा है? दैट टेल्स अस के कोई भी जो सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, आप उसको डीकम्पोज कर सकते हैं इनटू द वेटेड सम ऑफ शिफ्टेड यूनिट सैंपल फंक्शंस, या अदर वे अराउंड आप कह सकते हैं कि यूनिट सैंपल फंक्शंस जो हैं दे आर ब्रिक्स, उनके जरिए आप जो है कोई भी सिग्नल जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ तो हमें इनके समझ आती है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब हम दोबारा इनके अगली चीज़ पे चलते हैं। हम बेसिकली इनके कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा ड्राइव करना चाह रहे हैं ताकि हम उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसकी इनपुट x है, आउटपुट y है, ठीक है।
और अब हम कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये LTI सिस्टम है। अब हमने इसको स्पेशलाइज कर लिया हुआ है। पहले हम कह रहे थे कि कोई भी जेनेरिक सिस्टम है, अब हम कह रहे हैं कि LTI सिस्टम है। तो अब LTI सिस्टम है तो दैट मीन्स के इसके अंदर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी है। तो LTI सिस्टम में से x गुजारे हैं, आपको आउटपुट मिलती है y, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट को हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन के जरिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अब हम थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं वही चीज़ के लेट x, कि आप कह रहे हैं कि हमें पता है कि x को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू शिफ्टेड इम्पल्सेस, क्योंकि x जो है वो शिफ्टेड इम्पल्सेस जो हैं उनका वेटेड सम है। हम कह रहे हैं कि ये इनपुट जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं टू दिस सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो आपको इन्वोक करनी पड़ेगी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या था? रिकॉल, हम कह रहे थे कि अगर दो या दो से ज्यादा इनपुट्स अगर हम उनका सम अप्लाई करेंगे एक लीनियर सिस्टम की इनपुट पे, तो आउटपुट कैसी होगी? जो इंडिविजुअल आउटपुट्स थी उनका वेटेड सम आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ लिनियरिटी आपको ये जरूर पता चल गया कि अगर जो इनपुट जो अभी हमने ऊपर लिखी है उस तरह की इनपुट हो तो आपकी आउटपुट कैसी होगी? आपकी आउटपुट कैसी होगी? जो भी आपकी इंडिविजुअल आउटपुट्स थी, ठीक है, उनका वेटेड सम। तो आपकी जो इंडिविजुअल आउटपुट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और फिर उनका जो है वेटेड सम ए के। ठीक है, तो फिर अब हम मजीद आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा यानी कि मैं आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो जब इम्पल्स एक इम्पल्स को यूनिट सैंपल को आप किसी सिस्टम में से गुजारते हैं, तो जो आपके पास आउटपुट आती है तो आप उसको इम्पल्स रेस्पॉन्स कहते हैं, जिसको एच से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जब टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो उस वक्त ये होगा कि जब आप अपनी इम्पल्स को शिफ्ट देंगे बाय एन नॉट, तो जो आपकी आउटपुट है तो दैट विल आल्सो गेट शिफ्टेड बाय एन नॉट। तो यानी कि ये जो चीज़ होल्ड कर रही है, तो ये किस वजह से होल्ड कर रही है? बिकॉज ऑफ टाइम इनवेरियंस, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली जो आपके पास जो आउटपुट इक्वेशन है वो क्या बन जाती है? जो पुरानी इक्वेशन थी वही है तो दिस इज व्हाट यू गेट। और यहाँ पे जो ए केस हैं वो बेसिकली जो आपकी इनपुट एक्स थी ये उसके सैंपल्स हैं। तो मकसद ये है कि आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच सक्सेसफुल आई एम इन कन्विंसिंग यू गाइस, लेकिन यानी कि जो चीज़ मैं करना चाह रहा था वो यही थी कि जो कॉन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है हम उसको ड्राइव करके देखें कि ये फॉर्मूला आप कह लें कि ऐसा नहीं है कि इट केम आउट ऑफ नोवेयर, मतलब उसके एक बड़े अच्छे रूट्स हैं जहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। सबसे पहले स्टेप में आप ये समझते हैं, अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो आपकी कोई भी इनपुट है, ठीक है, तो यू कैन डीकम्पोज इट इनटू द वेटेड सम ऑफ इम्पल्सेस, शिफ्टेड इम्पल्सेस। फिर आप जो है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हर इंडिविजुअल जो यानी अगर आपके सिस्टम की इनपुट पे बहुत सारी इनपुट्स का सम है, तो जो आपकी ओवरऑल आउटपुट होगी दैट विल आल्सो बी द सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स। तो लिनियरिटी की वजह से आप एक स्टेप आगे आते हैं, और फिर जो दूसरा स्टेप है उसमें आप टाइम इनवेरियंस यूज करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इम्पल्स होगी जिसको आप शिफ्ट करेंगे बाय एन नॉट, तो जो आपकी आउटपुट है दैट विल आल्सो गेट शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट। तो जब आप दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं तो यू एंड अप विद कॉन्वोल्यूशन फार्मूला which is a systematic way जिसके जरिए given an input आप अपनी जो सिस्टम की आउटपुट है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो let me now move forward to solve a convolution example और फिर we'll see, यानी उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो LTI सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा हम LTI सिस्टम्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाह रहे होंगे, जिसमें आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज की हम बात करना चाहेंगे।
एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी वो जी ट्रांसफॉर्म होगी। ओके तो LTS सिस्टम्स जो कन्वोल्यूशन है उसके लिए हम एक एग्जांपल करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं है कि जो h ऑफ n है एक इम्पल्स रिस्पांस गिवन है। इम्पल्स रिस्पांस जब भी आप गिवन हो तो इसका मतलब है कि कोई सिस्टम है जो आप कंसीडर कर रहे हैं। तो इम्पल्स रिस्पांस इज u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस कैपिटल N। अब जो कैपिटल N है वो हमें बताया नहीं हुआ तो हमें जेनेरिक नोटेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर h ऑफ n को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो वो किस तरह का होगा कि इसमें कुछ सैंपल्स हैं जिनकी वैल्यूज 1 है। ठीक है, पहला सैंपल कहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 पे, और जो आखिरी सैंपल है वो कहाँ पे है n-1 पे। ठीक है, तो और हर सैंपल जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो दिस इज माय h ऑफ n। और फिर हमें बताया गया कि एक x ऑफ n है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इनपुट है। व्हाट इज दैट इनपुट? वो इनपुट ये है कि दैट इज एक्चुअली अल्फा रेज्ड टू पावर n। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो इनपुट है दैट इज 0 फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, तो इसी को फिर आप जो है रीराइट करके लिख सकते हैं। ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि मेरी जो इनपुट है दैट इज अल्फा n मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ n। तो इससे आपका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इस कोर्स में डेफिनेटली आप कह लें कि एक मिनिमम जो फ्लुएंसी है इन डूइंग एनालिसिस या इक्वेशंस लिखने में वो चाहिए होगी। तो ट्राई टू डेवलप इट। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे खुद हाथ से आपके लिए इक्वेशंस लिख रहा हूँ तो आप खुद भी जब घर में हो तो ट्राई टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बगैर इनकी जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशंस को स्टेयर करने से बात नहीं बनेगी। तो कीप दैट इन माइंड। तो अब कॉन्वोल्यूशन के लिए जो हमारे पास जो स्टेप्स थे हैं वो हम करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखना इट्स स्टिल नॉट वेरी कन्वीनियंट, तो जिसकी वजह से कई चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मैं हर चीज़ लिख नहीं रहा हूँ। तो कन्वोल्यूशन के पहले स्टेप में आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास जो सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं आप उनको क्या करते हैं, फर्स्ट यू प्लॉट देम अगेंस्ट द डमी इंडेक्स। तो आप एक्स को भी डमी इंडेक्स के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे और जो एच है उसको भी डमी इंडेक्स के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों चीज़ें ही 0 से स्टार्ट हो रही हैं। एच का तो हमें पता है कि एच में टोटल आपके पास n नॉन जीरो सैंपल्स हैं और उसके आगे पीछे दोनों तरफ कुछ भी नहीं है और हर सैंपल की वैल्यू जो है वो 1 है। और x का क्या मामला है, x का एक्सप्रेशन क्या था, अल्फा रेज्ड पावर n u ऑफ n। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, अगर अल्फा जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है, तो उसकी बेस पे या ये आपके पास ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल बनेगा या डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो अल्फा है तो दैट इज 0.5, लेट्स अज्यूम। तो उस केस में जो आपके पास स्केच आएगा तो आपके पास इस तरह के सैंपल्स होंगे जिनकी वैल्यू कम होती जा रही है लेकिन वो जीरो नहीं होगी, वो डिक्रीज जरूर हो रही है लेकिन जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये अब आपने x और h को स्केच कर लिया अगेंस्ट द डमी इंडाइसेस। और फिर क्या है कि जो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है उसमें आपके पास मेन चीज क्या है, उसमें आपके पास जो चीज है वो ये है कि आपने x ऑफ k को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, h ऑफ n माइनस k के साथ। या कई दफा आप इस तरह भी लिखते हैं कि आप कहते हैं कि x ऑफ n माइनस k को आपने h ऑफ k के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास समेशन होती है और इस तरह से आपका कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो वर्क करता है। तो दोनों तरह से ठीक है, इस तरह से भी ठीक है, इस तरह से भी ठीक है। क्यों ठीक है ये भी हम थोड़ी देर में अगर हम कन्वोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि LTS सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि LTS सिस्टम्स कम्यूटेटिव होते हैं तो दैट मीन्स के ये आप जो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है तो वो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो एनीवे तो अभी हम यानी और फिर हमने देखना होता है कि कौन सा फार्मूला, यानी कि देयर आर 2 वेरिएंट्स। ठीक है, तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहता है। तो कन्वोल्यूशन जब आपने हैंड्स ऑन करनी हो यानी खुद से कॉपी पेंसिल के जरिए करनी हो तो उसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर आपके पास जो 2 सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो आपने आउटपुट कंप्यूट करनी है उसके लिए आपने x और h जो है उसको एग्जामिन करना है। तो अगर x और h जो हैं दोनों ही टाइम यानी अनलिमिटेड हैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तो फिर तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें। लेकिन अगर x और h में से कोई एक सिग्नल ऐसा है जो टाइम लिमिटेड हो
तो फिर आप कोशिश ये करते हैं कि जो टाइम लिमिटेड जो सिग्नल है उसी में ही आप टाइम रिवर्सल दें, उसी में ही शिफ्ट्स दें। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो x है वो टाइम अनलिमिटेड है, यानी कि वो 0 से इन्फिनिटी तक स्पैन कर रहा है, लेकिन जो h है वो टाइम में लिमिटेड है, उसमें टोटल जो है वो कैपिटल N सैंपल्स हैं, तो जिसकी वजह से फिर हम जो जो पहला फार्मूला है उसको प्रेफर करेंगे। दैट मीन्स के हम जो h है उसमें हम लोग जो है वो टाइम रिवर्सल अप्लाई करेंगे और उसी में ही हम शिफ्ट ऐड करेंगे, तो h जो है उसको हम स्लाइड कर रहे होंगे। जो कॉन्वोल्यूशन में हमें करना होता है कि एक फंक्शन जो है इट स्टेज वेयर इट इज, और जो दूसरा फंक्शन है वी मूव इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि h में फाइनाइट सैंपल्स हैं, तो हम h को जो है वो लेफ्ट से राइट जो है वो मूव करने की कोशिश करेंगे। ओके तो अब हमारे पास मैं फिर दोबारा से इनके एक्स ऑफ के प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। 0 से ऑनवर्ड उसके सैंपल्स हैं सारे। पहला सैंपल 1 होगा और उसके बाद सैंपल्स हाफ हाफ होते जाएंगे, लेकिन सैंपल 0 नहीं होते हैं, सिर्फ डिके हो रहे हैं। तो ये आपके पास x है, और फिर जब आपने एच जो है उसमें टाइम रिवर्सल अप्लाई किया है, तो टाइम रिवर्सल का मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ें फ्लिप हो जाती हैं, यानी पॉजिटिव फ्लिपिंग किस तरह से होगी, इट विल बी सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन, कि जो चीज़ें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थी वो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चली गई हैं। तो फ्लिपिंग के बाद जो आपको चीज़ मिलेगी, यानी इस टाइम हम एच एफ माइनस के प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जितने भी कैपिटल एन नॉन जीरो सैंपल्स थे अब वो नेगेटिव इंडाइसिस पे चले गए, 0 -1 -2, और सबसे आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा, -n-1। ठीक है, तो ये आपके पास एच एफ माइनस के है। और फिर फर्दर अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो एच एफ माइनस के है तो इसमें आपने शिफ्ट देनी है, कितनी वेरिएबल शिफ्ट होंगी, यानी कि आपने एन की शिफ्ट देनी है, और जो एन है आपका वो चेंज होता रहेगा। तो अगर आप एन नेगेटिव चूज करेंगे तो कुछ और होगा, एन पॉजिटिव चूज करेंगे तो कुछ और होगा, और एन जीरो चूज करेंगे तो कुछ और होगा। तो ये हमारे पास एच एफ माइनस के है, ठीक है, ये आपके पास k है, और ये आपके पास 0 है, और ये आपके पास आखिरी इंडेक्स है -n-1। और अब आप h ऑफ n माइनस k कर रहे हैं, कब, जब आपने n को एक नेगेटिव नंबर एज्यूम किया है। तो एक नेगेटिव नंबर की वजह से जो शिफ्ट आपके पास आएगी, तो जो ट्रेडिशनल केस है जो आपको पता है, नेगेटिव नंबर की वजह से जो शिफ्ट होती है दैट इज टूवर्ड्स राइट, ठीक है। लेकिन जब आपने टाइम रिवर्सल पहले कर लिया होगा तो उसकी वजह से जो आपकी शिफ्ट आती है नेगेटिव नंबर की वजह से इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हम अपनी स्केचिंग जो है, क्योंकि अभी हमने कैपिटल एन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हम जेनेरिक स्केचिंग कर रहे हैं। तो जो 0 वाला इंडेक्स है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो एन पे चला जाएगा, और एन इज नेगेटिव, ठीक है। और जो हर इंडेक्स में बेसिकली आप एन का जो ऑफसेट है वो ऐड कर रहे हैं, यानी कि 0 में एन का ऑफसेट ऐड किया, यानी 0 + n किया, और यहाँ पे भी आपने एन का ऑफसेट ऐड किया, तो ये आपके पास इंडेक्सेस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये जरूर पता है कि ये सारी जो चीज़ है ये लेफ्ट साइड पे है, 0 जो है वो कहीं राइट साइड पे होगा, ठीक है। n <0 के केस में जो शिफ्ट हुई है तो दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट बाय हाउ मच, जितना आपने कैपिटल एन चूज किया है। और इसी तरह से फिर जो आप दूसरी चीज सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए भी प्लॉट कर लें, तो वो क्या है कि अब आप एच एफ एन माइनस के दोबारा से प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब, फॉर सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। तो अब आपके पास जो शिफ्ट है दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो अभी भी पहला इंडेक्स जो है वो आपके पास n होगा, और इस तरफ से जो आखिरी इंडेक्स होगा तो दैट विल बी n-1। तो अब यहाँ पे हमारे पास व्हाइट बोर्ड की लिमिटेशन तो डेफिनेटली है, जैसे क्लासरूम में हमारे पास 2 व्हाइट बोर्ड्स होते हैं तो हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और आप
थ्रू आउट यानी कि इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक दो स्केचिंग के बाद नई स्क्रीन जो है वो हमें बनानी पड़ती है। लेकिन आई होप के इसमें आप कह लें कि द गुड थिंग इज के वी आर फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक इन द लिटरल सेंस। तो दैट मीन्स कि जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर टेक्स्ट बुक। तो जो भी आपके थोड़े से मिसिंग जो डॉट्स हैं तो यू कैन connect those dots by looking at the text. ठीक है, once again I think I will also have a discussion with the TA, or definitely at some point in time we are supposed to announce tutorial sessions for you guys as well. तो जो भी पहला ट्यूटोरियल सेशन आएगा तो उसमें आपका जो आप कह लें कि कोर्स कंटेंट है जिसमें आप अपनी क्यूरियोसिटीज के क्वेश्चंस पर आप पूछ सकते हैं, तो वो मोरलेस यही चीज़ें होंगी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और discrete time systems और convolution है या whatever we are going to cover till tutorial 1. तो अगर आपके पास कोई leftover questions हैं तो you can ask them in the tutorial sessions, और जो usual practice है कि you can come to my office, you can email us और वो सारी चीज़ें। तो अभी वैसे भी let me try to complete this example, तो फिर हम I will give you guys a couple of minutes जिसमें आप लोग जो है वो अपनी queries जो है वो raise कर सकते हैं। ओके, हैविंग सेड दैट, अब हम यानी कि हमें अपनी जो कन्वोल्यूशन जो सम है उसको कंप्यूट करना है, तो हमें उसके लिए सिस्टमेटिकली जो है वो प्रोसीड करना है। तो ये आपके पास x है, ठीक है, और अब आपके पास अब आपने वो डिफरेंट केसेस रियलाइज करने हैं, या जिसको कई दफ़ा हम इंटरवल्स भी कह रहे होते हैं कन्वोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी में। यानी अब पहला केस वो है कि जिसमें आपने इतनी शिफ्ट दी है एच एफ एन माइनस के में, यानी कि ये आपका जो है वो एच एफ एन माइनस के है, और एन आपने ऐसा चूज किया है कि और ये आपके पास एक्स एफ के है कि एक्स और एच में कोई ओवरलैप ही नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में, और एन आपने लेस देन 0 चूज किया था, तो इस पर्टिकुलर केस में कोई ओवरलैप नहीं है, तो जो आपकी आउटपुट है तो दैट आउटपुट जो है इट टर्न्स आउट टू बी 0। तो हमें ये पता चल रहा है कि n लेस देन 0 पे आउटपुट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो भी n का नेगेटिव नंबर आप चूज करेंगे तो एच एफ एन माइनस के जो है एच एफ एन माइनस के और एक्स एफ के जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आएगा, तो जिसकी वजह से जो समेशन है उसमें सारी 0 टर्म्स होंगी, और उसकी वजह से फिर आपके पास जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो केस नंबर 1 बन जाता है कि जिसमें कोई ओवरलैप नहीं है। फिर आप दूसरा केस जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिर आप कहते हैं कि अगर n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई ओवरलैप नहीं है तो लेट्स ट्राई द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n। तो पहले आप जो है ये अपना x जो है वो स्केच करते हैं, ठीक है, ये आपका x ऑफ k है, और फिर आप जो है वो h ऑफ n माइनस k आप बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि h के सैंपल्स कौन से हैं और x के सैंपल्स कौन से हैं। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन है, और ये जो दूसरा जो सिग्नल मैंने यहाँ पे बनाया तो दैट इज एच एफ एन माइनस के, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि n जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवरलैप। अब यहाँ पे कुछ ओवरलैप जरूर है, ठीक है। तो वो जो ओवरलैप है तो हमने उस को राइट करना है, एंड देन यू हैव टिपिकली हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशंस आ जाएं, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स हर तरह के सिग्नल में आपके पास एक्सप्रेशंस नहीं आ सकते, तो कई दफ़ा जो है फिर आप मैटलैब में या किसी और टूल में आप न्यूमेरिकली जो है वो कन्वोल्यूशन कंप्यूट कर रहे होते हैं फॉर योर 2 सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल में एट दिस मोमेंट मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से जो प्लॉट्स हैं वो आप लोगों को दिखाने चाहिए, सो दैट यू गाइस कैन सी। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अब इन्होंने 3 जो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पे हमारे सामने जो है वो हाईलाइट कर दिया हुए। तो ये हमारे पास जो सबसे पहला केस है ये वो केस है कि जब आपने एच ऑफ एन माइनस के, अब यहाँ पे इन्होंने उसकी आप कह लें कि लेजेंड्स वगैरह स्पेसिफाई कर दिए हुए हैं। एच ऑफ एन माइनस के
यानी एच के जो सैंपल्स हैं तो वो सर्कुलर हैं और एक्स के जो सैंपल्स हैं तो उनके ऊपर टॉप पे क्रॉस बना हुआ है। तो जब आपके पास एच ऑफ एन माइनस के में एन नेगेटिव है तो उस केस में देयर इज नो ओवरलैप, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड बिटवीन एच ऑफ एन माइनस के, तो जिसकी वजह से आउटपुट इज जीरो। फिर जो दूसरा केस है उसमें आप एक पॉजिटिव एन लेते हैं, यानी ऐसी शिफ्ट देते हैं कि जिसकी वजह से आपका जो एच ऑफ एन माइनस के है तो इट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। तो इस केस में देयर इज एन ओवरलैप, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड एच ऑफ एन माइनस के। तो ओवरलैप है, लेकिन उसको फिर एग्जैक्टली जो है वो क्वांटिफाई करना जो है वो जरूरी है। तो यानी जो लिमिट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ से कहाँ तक ओवरलैप है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो और फिर तीसरा केस इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है जिसमें आपके पास जो एच एफ एन माइनस के है तो उसमें उन्होंने फर्दर शिफ्ट दी है। तो नाउ एच इज टोटली इनसाइड एक्स, यानी एच क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है और एक्स जो है वो इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है, तो एच जो है वो टोटली इनसाइड एक्स है। तो मुकम्मल आप कह लें कि जितना ज्यादा ओवरलैप हो सकता है वो हो रहा है। तो ये तीन आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, इन तीन पॉसिबिलिटीज के लिए आपने अपनी जो आउटपुट है वो कंप्यूट करनी है। तो यहाँ पे जो है आई एम फेसिंग दिस डिलेमा कि हमारे पास वाइट बोर्ड की ज़्यादा स्पेस हमें के नहीं मिल पा रही है, बट लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। ओके, तो हमारे पास पहला तो केस है जिसमें कोई ओवरलैप नहीं है, तो मे बी आई इग्नोर इट। तो जो अगले दो केस हैं तो लेट मी ट्राई टू प्लॉट देम। तो जैसे टेक्स्ट बुक में किया हुआ तो मे बी आई शुड डू द सेम, कि ये जहाँ पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ तो ये वो सैंपल्स हैं जो कि इनपुट के हैं, और इसी तरह से फिर ओवरलैप हो रहा है तो फिर देन आई सी सम सर्कल्स। तो सर्कल्स वाले वो सैंपल्स हैं जो कि आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स के हैं। तो एक केस ये है, यहाँ पे कहीं पे आपका जो है वो ज़ीरो है, और इसी तरह से आप बाकी इंडिसेस वगैरह लिख सकते हैं, कुछ नेगेटिव इंडिसेस आप लिख सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपके पास जो आपका एक्स है वो तो है ही है, ठीक है, ये हम एक्स को प्लॉट कर रहे हैं जिसमें सैंपल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, और जो हमारा एच है दैट इज टोटली इनसाइड, ठीक है, एच हमारा जो है वो यहीं पे मौजूद है विद इन एक्स। तो एच ऑफ एन माइनस के जब हम जेनेरिक लिखते थे, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, लिमिट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो एच ऑफ एन माइनस के को जब हम जेनेरिक फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहला इनके राइट साइड पे जो सैंपल है उसका इंडेक्स क्या बनता था, एन बनता था, और जो लेफ्ट साइड पे जो सैंपल है उसका इंडेक्स क्या बनता था, एन माइनस कैपिटल एन माइनस वन, ठीक है। ये जो स्केच है ये कब मैंने बनाया, फॉर एन लेस देन जीरो। तो अब ये जो बाकी दो स्केच हैं इन दोनों स्केचेस में एन जो है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब यानी कि इस केस में भी और इस केस में भी जब आपके पास फुल ओवरलैप है तो आपको देखना है कि ओवरलैप कहाँ से कहाँ तक है। पहले वाले केस में जो आपका ओवरलैप है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, और ये ओवरलैप कहाँ तक जाता है, ये उस इंडेक्स तक जाता है जो कि स्मॉल एन का इंडेक्स है। तो मीन्स टू से कि जो एक तो केस वन वो था जिसमें कोई ओवरलैप नहीं था, ये केस टू है, और ये आपके पास केस या इंटरवल थ्री है। तो केस टू में जो आपके पास वेरिएबल के है तो उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, दे गो फ्रॉम जीरो टू एन। और इसी तरह से जो केस आपके पास थ्री है उसमें जो के की लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, क्योंकि अब आपके पास जो एच है दैट इज टोटली इनसाइड एक्स, तो जिसकी वजह से जो के की लिमिट्स हैं दोज आर एक्चुअली द लिमिट्स ऑफ योर एच, आपके एच की लिमिट्स ही हैं ये कि ये जो पॉइंट है दैट इज एन, और ये जो आखिरी पॉइंट है ओवरलैप का तो दैट इज एन माइनस कैपिटल एन माइनस वन। तो ये अब आपके पास जो है वो लिमिट्स हैं। तो आई एग्री
while doing that, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि the presentation might not be very effective, क्योंकि definitely there's variables involved और there should be beautiful sketches. तो उसके लिए मेरे ख्याल में यही है कि you guys need to practice it. ट्यूटोरियल सेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं. You guys can come to my office. लेकिन यही है कि अभी वर्चुअल क्लासरूम की सेटिंग में it looks difficult to make it more elegant than this. यानी of course जो convolution है उस पे as of today there are so many beautiful animations जो कि YouTube पे बाकी जगहों पे available हैं. लेकिन I typically do not like to teach in that particular way. यानी मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं खुद से इनके कॉपी पेंसिल पे मैं करने की कोशिश करूँ या व्हाइट बोर्ड पे करने की कोशिश करूँ. तो एनिमेशंस वगैरह जो हैं वो आप अपने ओन पे डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन को समझने के लिए आप अपने ओन पे YouTube या बाकी जगहों पे खुद से देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो इस वक्त जो एक्सरसाइज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ कन्वोल्यूशंस. कि जब आप खुद करते हैं कि कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला देखें, उसमें देखेंगे आपके पास h और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन अ वेरी स्पेसिफिक वे. ठीक है, फिर उसमें आप देखते हैं कि जो समेशन का इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स है कि, तो जिसकी वजह से सबसे पहले आप x और h को डमी इंडेक्स पे ट्रांसलेट करते हैं. फिर आप जो है x और h में से किसी एक सिग्नल को आपने स्लाइड करना होता है लेफ्ट से राइट. तो इस केस में हमने कौन से सिग्नल को स्लाइड किया है? उस सिग्नल को स्लाइड किया है जो कि जिसकी ड्यूरेशन फाइनाइट है. तो हमने h को स्लाइड किया, तो h ऑफ n माइनस k इस वजह से हम बार बार लिख रहे हैं. तो h को हम लेफ्ट से राइट स्लाइड कर रहे हैं. और लेफ्ट से राइट कैसे स्लाइड कर रहे हैं? n की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं और n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो है आपके पास जो शिफ्ट्स आती हैं वो लेफ्ट की तरफ आती हैं. एक्चुअली जो है किसी भी सिग्नल को अगर आप नेगेटिव वैल्यूज दें तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम रिवर्सल हो चुका हुआ है तो जिसकी वजह से चीज़ें ऑपोजिट हो रही हैं कि n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए शिफ्ट लेफ्ट की तरफ है, n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए शिफ्ट राइट की तरफ है. तो अब यहाँ तक हम आ गए. दोबारा से मैं जो कन्वोल्यूशन का प्रोसेस है उसको रिकैप कर रहा हूँ. तो एक सिग्नल को आप फिक्स रखते हैं, दूसरे सिग्नल को आप स्लाइड करते हैं लेफ्ट से राइट. तो हम h को स्लाइड कर रहे हैं. तो हमारे वाले पर्टिकुलर केस में जिसमें एक सिग्नल टाइम अनलिमिटेड है, दूसरा सिग्नल जो है वो टाइम लिमिटेड है, इस केस में हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट सिनारियोज बन रहे हैं या केसेस या इंटरवल्स. तो पहला केस कौन सा है कि आपने h को नेगेटिव शिफ्ट दी n की, तो जिसकी वजह से देयर वाज नो ओवरलैप. तो कोई ओवरलैप नहीं था, तो x ऑफ k h ऑफ n माइनस के जो प्रोडक्ट था दैट वाज 0, जिसकी वजह से कन्वोल्यूशन की आउटपुट 0 थी. फिर दूसरा केस वो था कि जिसमें आपने h को शिफ्ट दी है n की, लेकिन n इज पॉजिटिव, लेकिन अभी जो ओवरलैप है बिटवीन x और h तो वो ओवरलैप कंप्लीट नहीं है, वो पार्शियल ओवरलैप है. और फिर तीसरा केस कौन सा था कि h जो है इट इज फुली इनसाइड x. ठीक है, तो इस केस में ओवरलैप इज कंप्लीट. तो अब एक तो ये मामला है कि आपने इंटरवल्स केयरफुली आइडेंटिफाई करने, ठीक है, और उनकी ग्राफिकल स्केचिंग से आपको हेल्प मिल सकती है. फिर दूसरा मामला ये है कि इफ यू वांट टू कंप्यूट द क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशंस फॉर द आउटपुट, कि आप आउटपुट के लिए फार्मूलाज लिख सकें, तो उसके लिए आपको फिर जो लिमिट्स हैं वो काफ़ी केयरफुली आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि जो आपका डमी इंडेक्स है हर इंटरवल में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, और जो आपका एक्चुअल टाइम इंडेक्स है n वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा. तो अब हमने 3 इंटरवल्स जो लिखे हैं, तो पहला इंटरवल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि उसमें आउटपुट 0 थी. जो बाकी 2 इंटरवल्स हैं तो उसमें हमने k की लिमिट्स यहाँ पे लिखी हैं, जो नज़र आ रहा है कि इंटरवल 2 में k जो है वो 0 से n तक वेरी करता है. इंटरवल 3 में k जो है वो n माइनस कैपिटल n माइनस 1 से लेके स्मॉल n तक वेरी करता है. तो वंस यू हैव दोज लिमिट्स, तो then you can proceed to write down a closed form expression. अब वो closed form expression कौन सा है, यानी कि केस 2 के लिए क्या मामला है कि जो k है it varies from 0 to n. That means के जो आपकी आउटपुट है उसके लिए जो कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला था कि x of k h of n minus k, तो अब इस फॉर्मूले की जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, k 0 से n तक वेरी कर रहा है. और फिर आप एक्चुअल वैल्यूज जो है वो प्लग इन कर लेते हैं. एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं? x ऑफ k की वैल्यू क्या है? अल्फा रेज्ड पावर n था, तो अब k की टर्म्स में है तो अल्फा रेज्ड पावर k लिखेंगे आप. और फिर h ऑफ n माइनस k,
एज के तो सारे सैंपल्स वैसे ही 1 है, ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई है। तो अब आपके पास एक फाइनाइट सम है जिसमें स्मॉल n+1 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सम को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट जियोमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे अब डेफिनेटली कि देयर इज नो स्कोप कि हम जियोमेट्रिक सीरीज या बाकी चीज़ों को हम सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस करें, तो यू हैव टू काइंड ऑफ बी पेशेंट एंड यू हैव टू काइंड ऑफ रिफ्रेश योर मेमोरीज। तो आपके पास जियोमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन है, उसमें आपके पास स्मॉल n+1 एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला एग्जिस्ट करता है एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन दैट फार्मूला। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आता है 1 माइनस कॉमन रेशियो इस केस में जो है दैट इज अल्फा। डिनोमिनेटर में आपके पास आता है कि यू हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म, और वो फर्स्ट टर्म इस केस में k = 0 के लिए दैट इज 1, and then you have to write the last term is alpha raised to power n, and then you have to multiply it with the common ratio. So this is what you're going to get in the end, ठीक है, for case 2. तो केस 2 जो है उसके लिए जो आपके पास आउटपुट जो आपको इवेंचुअली मिली है, तो दैट इज 1 माइनस अल्फा n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और केस 3 के बारे में अब हमें देखना होगा। केस 3 में अभी हमने जो k को आइडेंटिफाई किया था, तो दैट वाज के n माइनस कैपिटल n-1 से लेके स्मॉल n तक k वेरी कर रहा था। तो फिर दोबारा से आप अपना कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो उसमें मेनली ये होगा कि जो समेशन है उसकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी n माइनस कैपिटल n-1 से लेके n तक, और वही चीज़ होगी कि x ऑफ k h ऑफ n-k, h जो है वो 1 रहता है, x जो है दैट इज अल्फा रेस्ट पावर n, जिसको आप अल्फा रेस्ट पावर k लिखेंगे। तो इवेंचुअली आपके पास फिर दोबारा से जैसे आपने पिछला फॉर्मूला लिखा है उसी तरह की चीज़ आपके पास आ जाएगी, और वो क्या चीज़ है, दैट इज अल्फा रेस्ट पावर k, और ये समेशन। अब ये फिर दोबारा से एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसके लिए आप फिर दोबारा से वही फॉर्मूला जो है वो आप रिपीट करेंगे। जो जियोमेट्रिक सीरीज में अगर आपके पास फाइनाइट सम हो तो उसका जो फॉर्मूला है, देन व्हाट इज दैट फॉर्मूला, उसको फिर दोबारा से लिखते हैं। 1 माइनस कॉमन रेशियो इज अल्फा, और न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट टर्म। तो पहली जो टर्म है दैट इज अल्फा रेस्ट पावर n माइनस कैपिटल n-1, फिर माइनस आपके पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इज अल्फा रेस्ट पावर n, और फिर कॉमन रेशियो अल्फा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब आपके पास जो टोटल आपके पास जो आउटपुट आ गई है, एटलीस्ट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, आउटपुट इज 0 और n<0, और फिर आउटपुट क्या है मजीद, आउटपुट जो दूसरा केस था वो कौन सा था कि n जो है वो 0 से बड़ा है, और यहाँ पे अभी मैं फिल करता हूँ, और यहाँ पे जो फॉर्मूला था व्हाट वाज दैट, 1 माइनस अल्फा रेज्ड पावर n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। और फिर तीसरा केस ये है जो हमें यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा है कि अल्फा n माइनस कैपिटल n-1 माइनस अल्फा रेज्ड पावर n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अब n की लिमिट्स हमने थोड़ा केयरफुली देखनी है। तो आई थिंक ये कैपिटल n है, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज योर आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वोल्यूशन सम। तो लेट मी गो बैक टू द टेक्स्ट बुक एंड वेरीफाई कि जो हमने किया तो ऐसे ही है या नहीं है। ओके, तो ये इक्वेशन 2.57 में वो जो इंटरवल 2 है उसके लिए आउटपुट उन्होंने कंप्यूट किया। तो जिस चीज़ को हम अल्फा लिख रहे हैं तो वो उसको ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए नज़र आ रहा है, तो उसको हमने अपने डेरिवेशन में अल्फा लिखा है। और फिर जो तीसरा इंटरवल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है तो वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे इक्वेशन 2.59 में, और इवेंचुअली इक्वेशन 2.60 यहाँ पे वो आपकी टोटल आउटपुट है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल।
और जो आउटपुट है तो वो उन्होंने यहाँ पे स्केच भी की हुई है। ये फिगर 2.10 इस टाइम मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो इसमें जो फिगर डी है तो दैट इज द क्यूमुलेटिव आउटपुट ड्यू टू कन्वोल्यूशन। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी जो है वो इस वजह से भी थी कि कैपिटल एन जो है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें आप कह लें कि जो हमारी नोटेशन थी इट बिकेम अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो एनीवे हमारे पास अभी 6-7 मिनट हैं, तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू गाइस वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी हमने कॉन्वोल्यूशन की एग्जांपल किया तो यू आई विल कंज्यूम दैट टाइम बेसिकली कवरिंग द नेक्स्ट आइटम इन द एजेंडा। तो अगली चीज़ क्या है हमारे पास पाइपलाइन में, जो LTI सिस्टम्स हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी नो कि अभी जो हमने कॉन्वोल्यूशन की एग्जांपल सॉल्व किया है तो आई एडमिट कि आप कह लें कि 100% क्लैरिटी शायद इसमें नहीं होगी जो भी हमने अभी डिस्कशन की है, लेकिन यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्वोल्यूशन जो है इट रिक्वायर्स पेशेंस, और इसमें आप इंडिविजुअली या आप लोग मिल के बैठ के 2-3 लोग जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन प्रॉब्लम्स। और उसमें जो इसके ट्रिक्स हैं वो आप लोग म्यूचुअल डिस्कशन के साथ लर्न कर सकते हैं। यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। तो अदरवाइज फिर यही है कि हम 1.5 घंटा भी हम अगर एक कॉन्वोल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स को करने में लगाएं तो हम लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें कोर्स आउटलाइन के मुताबिक चलना है। तो अभी DSP के कोर्स में कॉन्वोल्यूशन इज आप कह लें कि इट्स नॉट द मेन थिंग, जिसकी वजह से आई हैव ट्राइड टू डू इट क्विकली। सिग्नल्स की क्लास होती तो हम इस पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो आई एम विलिंग टू आंसर। Okay, so looks like there is no query. I hope कि you guys are awake. आप लोग sleep नहीं कर रहे हैं अपनी? सर एक क्वेश्चन है, जी बताएं। मेरा नहीं, स्टूडेंट का है जो जी। चैट में उसने टाइप किया। वो थर्ड केस के बारे में पूछ रहा है कि क्या दोबारा आप बता सकते हैं जो थर्ड केस। ओके, चलिए हम दोबारा उसको कर लेते हैं डिस्कस। सो दैट मीन्स के जो अगली चीज़ें हैं LTS सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। तो अभी जो हमारे पास 3-4 मिनट हैं तो हम जो कॉन्वोल्यूशन एग्जांपल किया तो हम उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके अब अगर मैं क्विकली जो है वो एग्जाम्पलीफाई कर लूँ कि जो h ऑफ n है दैट इज u ऑफ n माइनस u ऑफ स्मॉल n माइनस कैपिटल 4, यानी कि मैंने कैपिटल N को 4 ले लिया है। तो अगर मैं एग्जाम्पलीफाई कर लूँ तो हम h ऑफ n को क्विकली स्केच कर सकते हैं कि 0, 1, 2 और इसका जो आखिरी सैंपल है वो कहाँ पे आएगा 3। इसके टोटल 4 जो हैं वो नॉन जीरो सैंपल्स हैं, दैट इज माई h ऑफ n। ठीक है, तो फिर एच एफ के भी आप लिख सकते हैं कि एन के बजाय आप के लिख लें तो फिर ये एच एफ के हो जाएगा। फिर एच एफ माइनस के क्या होगा कि वही 4 नॉन जीरो सैंपल्स जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगे अराउंड द ओरिजिन। तो -1, -2, -3 ये अब आपका एच एफ माइनस के बन जाएगा। और फिर जब आप एच एफ एन माइनस के आप लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर पॉजिटिव एन, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वही आप पहले तो एक्स के जो सैंपल्स हैं वो प्लॉट करें, उनको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लें सो दैट कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो पहला केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट किया कि n ग्रेटर देन 0 तो है ही है, तो लेट्स अज्यूम के मैं कह रहा हूँ कि n इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो हमने सिर्फ स्केचिंग के लिए हमने n इक्वल टू 2 एज्यूम कर लिया है। तो एच एफ माइनस के है तो इसमें 2 की शिफ्ट दें, यानी ये जो सारे का सारा सिग्नल है तो इसको आप शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स राइट बाय 2। तो जो 0 वाला सैंपल है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो 2 पे आ जाएगा। तो एक सैंपल आपके पास इधर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक सैंपल आपके पास यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे सैंपल आएगा। ये आपके एज के जो सैंपल्स हैं। तो नाउ यू कैन सी के
इस पर्टिकुलर केस में यानी ये जो प्लॉट है जिसको मैंने अभी टिक मार्क किया है, तो इस पर्टिकुलर प्लॉट में हमने देखना है कि एक्स और एच का ओवरलैप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, जो ओवरलैप है आपका, ओवरलैप आपका जो शुरू हो रहा है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, के 0 इंडेक्स से, ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, जो के का इंडेक्स है 2 पे, ठीक है, तो वहाँ पे हो रहा है। तो ये अब आपका रफली जो है वो केस 2 बनता है। जो केस 3 है उसमें फर्ज किया कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो स्मॉल n है तो दैट इज 4, कि हमने 4 की शिफ्ट दी है एच एफ माइनस के को टूवर्ड्स राइट। तो पहले हम x के जो सैंपल्स हैं वो बनाएंगे जिनको हम क्रॉस से मार्क करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम एच के सैंपल्स बनाएंगे। एच एफ माइनस के हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये राइट हियर, ठीक है। तो इसको अगर आप 4 की शिफ्ट देंगे तो 0 वाला सैंपल इंडेक्स 4 पे आ जाएगा, तो एक सैंपल यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तब आपका जो एच है दैट इज टोटली इनसाइड एक्स। लेकिन अब आपने फिर दोबारा देखना है कि आपका ओवरलैप कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो आपका ओवरलैप इस पर्टिकुलर इंडेक्स से शुरू हो रहा है विच इज के इक्वल टू 4, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है विच इज के इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपके के की जो रेंज बनेगी तो वो क्या बनेगी, दैट विल बी फ्रॉम 1 टू 4, क्योंकि अब हमने हर चीज़ को एग्जाम्पलीफाई कर लिया हुआ है तो हम जेनेरिक नोटेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो अब आपका एच है, अब आप इसको आगे जितना मर्जी स्लाइड करते जाएं टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, एच को जितना मर्जी दाएं तरफ लेके जाएं, तो क्योंकि एक्स इज इन्फिनिट इन ड्यूरेशन, ठीक है, एक्स मौजूद है मुसलसल, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अपर और लोअर लिमिट्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो फिर जेनेरिक फॉर्म में जो फिर हमने लिखी थी कि जो अपर लिमिट है आपके पास यानी कि जो 4 है, तो जब आप इसको वेरिएबल नोटेशन में लिखते हैं तो ये जो इंडेक्स है तो दैट बिकम्स n, और इस पर्टिकुलर केस में जो इंडेक्स 1 है तो जब आप जेनेरिक नोटेशन में लिखेंगे तो इट बिकम्स n माइनस कैपिटल N माइनस 1। तो ये इंडेक्सेस कैसे लिखते हैं और k और n की रेंजेस कैसे कंप्यूट करते हैं, इंटरवल्स कैसे कंप्यूट करते हैं, आई फुली एग्री कि इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो दिस इज व्हाट द कोर्स इज अबाउट, और आई अज्यूम कि आप लोगों का यानी कि कोर्स लोड इज रीजनेबल, कि आप ये जो प्रैक्टिस है आप घर पे कर सकते हैं। यानी अदरवाइज जो असाइनमेंट्स हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस कॉन्वोल्यूशन के होंगे, दैट विल गिव यू सम टाइम टू प्रैक्टिस। और फर्दर ये कि ट्यूटोरियल सेशन में आप डेफिनेटली टीए के साथ मिलके आप यही अपनी जो क्वेश्चंस, कंसर्न्स, क्यूरोसिटीज हैं दोबारा रेज कर सकते हैं। तो मोरलेस यही है, यानी कि कॉन्क्लूजन पे हम इस कोर्स में इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये हमने सिर्फ इसलिए किया है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएं। इवेंचुअली हमने अगली चीज़ पे मूव करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एलटीआई सिस्टम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनकी बात कर रहे होंगे। ओके, तो दैट इज़ इट फॉर द मोमेंट। कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, ठीक है, अदरवाइज दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब हम ग्रेजुअली जो है हम ज़्यादा आप कह लें कि हम हैंड्स ऑन काम कर रहे हैं, कि हम वाकई कॉपी पेंसिल लेके हर चीज़ लिख के देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन रेज करना भी आप कह लें कि तभी पॉसिबल है जब आप क्लोजली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि डीएसपी का जो कोर्स है इस लिहाज से यानी आप लोगों के लिए ट्रिकी यानी कि साबित होगा कि आप लोगों को अपनी जो पेन पेंसिल की जो प्रैक्टिस है वो आपको कंटिन्यू रखनी होगी, अदरवाइज यू विल फील योरसेल्फ आउट ऑफ टच। तो इसमें यानी कि थ्रू आउट द बुक आप जो टेक्स्ट बुक है आप उसको नेविगेट करके देख लें तो उसमें हर जगह इक्वेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं। तो आपको जो अपनी एनालिसिस की जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव करनी होंगी टू फील कंफर्टेबल इन दिस कोर्स। ओके, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स पहले 3 की मैंने आज अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रखी थी। लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग हम अभी रखते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो आप लोगों ने अपना जो ओनरशिप है तो वो मुझे ट्रांसफ़र करना है, सो दैट कि मैं ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी रख सकूँ गूगल क्लासरूम पे। अटेंडेंस आप लोग अपनी मार्क कर लें, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में इस वीकेंड पे किसी टाइम में जो क्लास प्रोजेक्ट है
उससे मुतालिक जो है जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आप लोग के साथ जो है वो गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगा कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, और उसमें टाइमलाइंस वगैरह क्या हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीक ट्यूसडे हम दोबारा से असेंबल होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।